हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जाकिर स्वागत करता हूँ आपका हिस्ट्री मैथ एंड साइंस में। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियोस में हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ था ना, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा कर ली है ना दोस्तों। अब है जो हम अपने चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और वो करते करते पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज है जो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 1 क्या है अपना? क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में जाने उससे पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपने जो क्लास 9 में नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपके है जो वापस से रिकॉल हो जाए, मतलब आपको वापस से याद आ जाए, है ना दोस्तों। चलो, सबसे पहले मैं आपको है नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, नंबर्स मतलब संख्याएं, है ना। अब देखो, संख्याओं को है ना दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले अपने संख्याएं आती है, एक आती है वास्तविक संख्या। कौन सी आती है? वास्तविक संख्या है, जो कि अपना चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर, है ना। और एक आती है काल्पनिक संख्या है। अब आप बोलोगे सर काल्पनिक संख्या है? हाँ जी, एक काल्पनिक संख्याएं भी होती है, इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो आपको है ना वास्तविक संख्या तो इस बार पढ़ना है, इसमें चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। जो अपनी काल्पनिक संख्या है ना, इसके बारे में हम है जो बड़ी कक्षा में जो 11th आएगी, 12th आएगी ना, उस समय हम है जो पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको काल्पनिक संख्या के रूप में बता देता हूँ कि जो भी रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या आ जाए ना, तो उसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व होता नहीं है, लेकिन एक प्रकार है कि भाई ऐसी संख्या आ जाए तो उनको क्या बोलोगे आप? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब बातें हम वास्तविक संख्याओं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा। एक होती है अपनी परिमेय संख्या, है ना, और नेक्स्ट होती है अपनी अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बांट लेता हूँ परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्याओं को वापस हमने तीन प्रकार में बांट रखा है। एक होती है अपनी प्राकृत संख्या, एक होती है अपनी पूर्ण संख्या, और एक होती है अपनी पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये है जो हमने नंबर्स को बांट दिया। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा है ना आप सब्र करके, है ना। चलो, तो मैं एक बार फिर से आपको ये सारणी समझा देता हूँ। भाई, हमने संख्याओं को दो भागों में बांट रखा है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, वास्तविक ही पढ़ेंगे। वास्तविक को हमने वापस से दो भागों में बांट रखा है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। अब परिमेय को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है, एक होती है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, अब चलो, अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, हमने जो संख्याओं को बांट दिया, ठीक है, संख्याओं के कैसे कैसे भागों में बांट सकते हैं वो हमने यहाँ पढ़ लिया। अब है जो एक एक संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे कि भाई कौन सी संख्याओं को किस प्रकार की संख्या बोलते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं को हम है जो एन से डिनोट करते हैं, भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में एन भी लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या कैसी होती है कि भाई वे संख्या है जो हम गिनने में काम लेते हैं ना, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। छोटे थे ना हम, जहाँ गिनती शुरू करते थे तो एक से शुरू करते थे, तो जो गिनती में काम आती है ना, वो सारी प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 7 8, अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिटी, पूरा अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है अपनी पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। इसको हम होल नंबर बोलते हैं और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक जीरो ऐड हो जाती है, बाकी वो की वो प्राकृत संख्या ही होती है। ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगी। नेक्स्ट अपना आता है जो कि है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलो इसको हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, लेकिन ये जेड से डिनोट की जाती है। ठीक है, चलो अब देखो, हमने एक से वाली संख्या ले ली, जीरो ले ली, अब बाकी जो नेगेटिव वाली संख्या बची ना, वो सारी इस पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ जीरो ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ से अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से वह -1 है, -2 है, और यहाँ से माइनस अनंत तक आ गया ना समझ में। चलो, अब हम लेते हैं नेक्स्ट, कौन सी? परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर आपने तो परिमेय के भाग बताए थे, ये तो आपने पहले कैसे पढ़ा दिए? अनुच्छो, पहले मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि परिमेय संख्या हम पढ़ेंगे ना, उसमें एक ये यूज आएगा पूर्णांक संख्या वाला शब्द। ठीक है, तो आपको अगर पूर्णांक के बारे में पता नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने पहले ये पूर्णांक के बारे में बता दिया। अब मैं परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन P और Q, है ना, P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए।
ये दो कंडीशन इसमें लगेगी, ठीक है, और अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सारी संख्या क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। अब जैसे एग्जांपल देके भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट लेते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। चलो अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सारी की सारी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलो उदाहरण लेते हैं। चलो मैं लेता हूं परिमेय संख्या का उदाहरण, तो P अपॉन Q के रूप में, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 3/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में आ गया। मैंने लिख दिया जीरो, ठीक है, तो 0/1 लिख सकता हूं मैं, मतलब जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता ना उसके बट्टे में 1 होता ही होता है, लेकिन 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना आप, 0 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया √4। अब आप बोलोगे सर √4, हाँ √4 का मान होता है 2, ठीक है, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपरिमेय संख्या के उदाहरण पर। तो जैसे ऐसी संख्या है ना जिनका रूट फिक्स रूट नहीं होता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारी अपरिमेय, ठीक है, √2/√3। अब ये तो है P अपॉन Q के रूप में, लेकिन रूट वाली संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। चलो ये सारी अपरिमेय आ गई। एक अपना आता है पाई, है ना, देखो एक अपना आता है 22/7, ये 22/7 तो किस में जाएगा, परिमेय संख्या में, और पाई किस में जाएगा, अपरिमेय। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू है ना कोई फिक्स नहीं है, इसका आपने 3.14 पढ़ा होगा, लेकिन वो 3.14 नहीं होता है, वो 3.14 से आगे आगे चलता जाता है, ठीक है। तो 22/7 है जो इसके अप्रोक्सीमेट है, मतलब आसपास आ रहा है इसके पाई के 3/3.14 के, इसलिए वो 22/7 है। तो ये 22/7 है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पाई है जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए इसे पाई को तो मान लिया अपरिमेय, और ये हो गया अपना परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मैंने ये जो समझाया ना आपको, ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत नेचुरल नंबर, वो होता है 1 से शुरू होकर अनंत तक। फिर आता है पूर्ण होल नंबर, वो आता है 0 से लगाकर अनंत तक। फिर आता है पूर्णांक Z, वो होता है माइनस वाली संख्या है, 0 और प्लस वाली संख्या है। फिर आती है परिमेय संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आती है अपरिमेय संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेसिकली जो जितने भी रूट वाली संख्या होती है ना जिसका फिक्स रूट नहीं होता है, ठीक है, जैसे √16 आता है उसका 4 होता है, लेकिन √15 आएगा उसका कोई फिक्स नहीं होता, वो सारी संख्या किस में चली जाएगी, अपरिमेय संख्याओं में चली जाएगी। ठीक बच्चों, आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो दोस्तों आगे हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, ठीक है, जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। एक का भाग तो सभी में जाता ही जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ऐसे मैंने उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है, अब 2 में एक तो 2 का भाग जाएगा, ठीक है, और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने, आप बोलोगे सर 4 का भाग, भाई 4 का भाग है तो 2 में नहीं जाता, 4 में 2 का भाग जा सकता है, लेकिन 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या होगी, सारी अभाज्य संख्या। तो मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11, 13, ऐसे आगे आगे चलती रहेगी, आपको जैसे जैसे आएगा पता चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि भाई सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 1, 2 है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, उसके बाद 3 आती है, उसके बाद ये वाली संख्या आती है, ठीक है। अगर आपको सम अभाज्य संख्या पूछे ना तो सिर्फ 2 ही आएगी, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या विषम है, ये आप बल्कि देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना भाज्य संख्या, कौन सी, भाज्य संख्या है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा इन अभाज्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, स्वयं और एक के अलावा इन अभाज्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो आप 4 में देखो 2 का भाग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 15, अब 15 में आप देखो 3 का भी भाग दे सकते हो और 5 का भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 22, है ना, 22 में देखो 11 का भी भाग जाता है, फिर 2 का भी भाग जाता है। मतलब जिनका है ना
ऐसी संख्याओं को हम है ना अभाज्य संख्याओं के गुणज के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने 4 लिखा, ठीक है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब 15 आया तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब 22 आया तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11। तो ये वाली तो सारी है क्या, भाज्य संख्या है ना। तो ये वाली संख्या है ना, ये सारी कौन सी है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसा कैसे, इस पे आपका एक अभी आएगा आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो वो आपको समझे, इससे पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों, अपना एक टॉपिक आता है 1.2। ठीक है, कौन सा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। वो क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना, आधारभूत प्रमेय। आपको है ना साफ साफ दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं कि बराबर आपको दिख रहा होगा, और मैं जो समझा रहा हूं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, अंकगणित की, है ना। तो देखो ऐसी भाज्य संख्याएं होती है ना, मतलब जो भी भाज्य संख्याएं होती है उसको हम है जो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाज्य और अभाज्य के बारे में बताया था, है ना दोस्तों। तो जो भी भाज्य संख्याएं होगी ना उसको हम, जैसे मैंने ले लिया 22 ही ले लिया हमने। ठीक है, तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11, है ना। तो देखो 2 इंटू 11, 2 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने है जो ये भाज्य संख्या होगी और ये अभाज्य संख्या होगी, तो मतलब भाज्य संख्याओं का अगर हम गुणनखंड करेंगे ना तो वो है जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आएगा, मतलब गुणज के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 320। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी संख्या, तो हम यहाँ करके देख सकते हैं ना। देखो 320, सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 160 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 80 बार। फिर का 2 का भाग जाएगा 40 बार, फिर 20 बार, फिर 10 बार, फिर 5 बार और फिर 1 बार। अब देखो 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, 6 इंटू 5, ये भी आ गया ना। तो मतलब जो भी भाज्य संख्याएं होती ना वो है जो अभाज्य संख्याओं के घात के गुणज के रूप में आएगी। तो देखो यहाँ 2 की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ 5 की पावर 1 है। कभी कभी आपको पूछ लेना कि भाई घात का योग बताओ, ठीक है, तो घात का योग बताओगे तो देखो यहाँ तो घात 6 है और यहाँ घात 1 है, तो 6 + 1 = 7। तो ये भी आपको कभी कभी पूछ ले तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी आधारभूत प्रमेय है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, हमने जो चैप्टर फर्स्ट की आज है जो शुरुआत कर दी है ना दोस्तों, उसमें है जो कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी है और एक आधारभूत प्रमेय के बारे में भी आज जाना है ना दोस्तों। तो आगे जो अपना आता है एक्सरसाइज 1.1, इसकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, है ना दोस्तों। तो आपको है जो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और है जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है हमें अभी तक हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।